नमस्ते, सबका स्वागत आज की इस पॉलिटिकली इनकरेक्ट चर्चा में। और फिर से एक बार आज हम दोपहर को बात कर रहे हैं। अम, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि आजकल कोर्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है। उसमें जो बोलते हैं ना, बॉलीवुड बॉलीवुड की जो स्टोरीज होती हैं उसका सारा मसाला ऐड करके प्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं, आप उन्हें नायक या खलनायक कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो जो आपको खलनायक दिखेंगे वो जिहादी लॉबी को नायक दिखाई देते हैं। मैं आपको पहले इनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जी। ये पहला है आदमी, इसका नाम है हर्ष मांदर, क्षमा कीजिए, हर्ष मांदर है इसका नाम। और दूसरा है ये कॉलिन गोंजाल्वेस। पहले तो आप दोनों की शक्लें और दोनों के चश्मे और दोनों के सर देख लीजिए, ध्यान से देखिए, आपको कॉमन दिखाई देगा। कुछ दिख गया होगा, अभी तक समझ में आया होगा। कॉमनैलिटी ये है कि दोनों अपने आप को गांधीवादी दिखाना चाहते हैं। वैसे तो जिस तरह का नीच प्राणी गांधी था, ये भी वैसे ही नीच है, उससे शायद कम नीच ही होंगे, क्योंकि उतना नीच तो शायद और अभी नियर फ्यूचर में मिलना कठिन है। लेकिन ये दोनों अपने आप को उसी मॉडल पे डिजाइन करते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। को अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड चाहिए, वैसे तो हर्ष मांदर पे तो मैंने इस पे तो पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आस्तीन के सांप वाली सीरीज है उसमें जाएंगे तो मुझे लगता है मेरे जो सबसे आरंभिक वीडियोस थे उनमें से एक था इसका। जन्म हुआ था सिख परिवार में। ऐसे बहुत सारे हैं जो सिख परिवार में थे, लेकिन बाल बाल कटवा के अब वो अपने आप को इंटरनेशनलिस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये हर्ष मांदर वैसा ही प्राणी है, आईएएस ऑफिसर होता था ये। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा आस्तीन के साथ में, जो इस पे मैंने बनाई है, डिटेल में है वो, छोटी सी 20 मिनट की होगी शायद। तो इसकी कहानी ये प्रोमिनेंस में कब आया, 2002-2003 में, जब वो दंगे होके हटे थे। तो इसके लिए वो एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह हुआ था, जो 2002 के गोधरा में हिंदुओं के नरसंहार के बाद दंगे शुरू हुए थे। इसने आईएएस सर्विसेज से रिटायर करने का मन बना के अपना रेजिग्नेशन मिनिस्ट्री को भेज दिया था, और अप्रूव हो जाना था, क्योंकि 20 साल पूरे हो गए थे, तो इसे जो रिटायरमेंट पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं वो सब मिलने थे। ये अब मोदी सरकार के आने के बाद ये धंधा मंदा पड़ गया। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि जो विदेशी लॉबीज थी, जो जिसे ना वो फॉरेन फंडेड लॉबीज बोलते हैं, उनका बहुत बढ़िया काम चल रहा था। एनजीओ बनाना होता था और वो टारगेट किन्हें करते थे, इन्हें आईएएस आईपीएस आरएस ऑफिसर्स को, और या जो कोई मीडिया में प्रोमिनेंस में आए हुए हैं, उन्हें लाखों डॉलर्स की फंडिंग होती थी। उन्होंने एक एनजीओ बनाना होता था, और फिर भारत के विरुद्ध, और भारत से मैं कह रहा हूं तो यहाँ के जो यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ के धर्म है, उनके खिलाफ काम करने दिया जाता था। खूब पैसे मिलते थे। कंडीशन ये होती थी कि आपने या तो मुल्लों का साथ देना है या मिशनरियों का साथ देना है। अगर ये दोनों काम डायरेक्टली नहीं कर रहे तो माओवादियों का साथ देना है। यदि ये भी नहीं कर रहे तो आपको यहाँ की परंपराओं को की निंदा करनी है, उन्हें गरियाना है। तो खूब पैसे मिलते थे, और ये बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री थी आज से 10-12 साल पहले तक। तो इस हर्ष मांदर ने भी यही काम किया। विदेशों से पैसा आ रहा था, फोर्ड फाउंडेशन से इसको खूब फंडिंग आती है। तो रिटायर भी हो गए, अब सरकारी पेंशन वो सब तो मिल ही रहा है, प्लस डॉलर्स में पैसा और विदेशों में घूमना इसे खूब मिलता था। अब इसने ढोंग क्या किया, आज की बात पे आने से पहले मैं बता दूं ब्रीफ में। इसने ढोंग ये किया, तभी तभी वो गोधरा वाले रॉयट्स हुए। तो ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन्होंने कैंपेन किया, एक तो मीडिया इंडस्ट्री थी जिसमें बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष ये प्रमुख थे। पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी थी,
जो तीसरा इनका लिंब था, जो तीसरा इनका अंग होता था, वो थी एनजीओ इंडस्ट्री। तो ये उन सबका सरदार था उस टाइम पे। और जिस समय यूपीए शासन आया 2004 से 2014 के बीच में, ये हमारे देश के सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। सोनिया गांधी का राइट हैंड मैन था ये, अभी भी होगा। लेकिन इसने खेल क्या खेला, इसने बोला कि मैं इतना दुखी हुआ हूं, ये जो सब गुजरात में हुआ है, जो नरेंद्र मोदी ने किया, तो मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब इसमें आप डिफरेंस समझ लीजिए कि अगर आप 20 साल होने से पहले रिजाइन करते हैं, इस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, तो आपको जो पेंशन, ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये नहीं मिलते हैं। लेकिन इसने अपने आप को हीरो दिखाना था, इसलिए ऐसा किया। और मुझे कैसे इस पे विश्वास है कि इसने सब झूठ बोला है, मेरे साथ एक गूगल ग्रुप में, मेल ग्रुप में कॉमन आ गया था। हम उन दिनों एनवायरनमेंट पे काम करते थे। तो ये एनजीओ लॉबी सारे इस तरह के ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट करती है, फिर उन्हें हाईजैक करती है। तो उसमें ये भी घुसा हुआ था। और उन दिनों वो बनाया जा रहा था, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उसमें इस जोकर तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा खतरनाक प्राणी है, इसका प्रमुख हाथ था, क्योंकि उस कमेटी का जो कोऑर्डिनेटर था या कन्वीनर था, वो यही था। तो मैंने उस गूगल ग्रुप में एक पोस्ट डाला, ये इसने डाला उसके महिमा मंडन के लिए, या इसका एक मुल्ला दोस्त था उसने डाला, तो मैंने काउंटर कर दिया, मेरी जैसी नेचर थी। तो इसने बोला, मिस्टर अत्री, ये आरएसएस एजेंडा आपका यहाँ नहीं चलेगा, फलाना ढिमकाना, जो इसने बोलना था। मैंने कहा तू इतना बोल रहा है, तू सिर्फ अपना वो रेजिग्नेशन जो तू बोलता है कि तूने दिया था, उसकी कॉपी अपलोड कर दे, मैं तेरी बात मान लूंगा। लेकिन वो ना तो इसने किया था, ना इसने कभी अपलोड किया। तो इस तरह का मक्कार आदमी है जो आज अपने आप को गांधीवादी दिखाने की कोशिश करता है। गांधीयन तो एक मामले में तो डेफिनेटली गांधीयन है, कि मुल्लों को बचाना हो, हिंदुओं को पिटवाना हो, तो ये गांधीयन ही है। दूसरा है ये कॉलिन गंजाल्वेस, ये पेशे से वकील है, और इसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे देश में बना रखा है। लॉयर्स कलेक्टिव शायद है इसकी संस्था का नाम, और इनकी मैगजीन निकलती है। आजकल तो पता नहीं कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता, लेकिन खूब इसने एनजीओ इंडस्ट्री में खूब डॉलर कमाए हैं। अब आजकल इनकी समस्या क्या हो रही है कि अभी जब ये पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, तो उसके बाद सरकार थोड़ी सी सजग हुई है। तो वो अब सोच रही है कि जितने यहाँ पर ये घुसपैठी हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। तो उन्हें ना निकाला जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए जा रहे हैं। और जिस समय केस फाइल होते हैं, तो उसे ड्रामेटाइज किया जाता है। और किस्सा ये चल रहा है कि अभी रिसेंटली दिल्ली में से कोई 40-50 के आसपास लोग थे, रोहिंग्या मुसलमान थे, उन्हें निकाला गया। असल में रोहिंग्या मुसलमान की बजाय उन्हें रोहिंग्या आतंकवादी या रोहिंग्या क्रिमिनल्स कहना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये वो रोहिंग्या हैं जो हमारे देश में इलीगली घुसे हैं, जो कि क्राइम है। और अगर क्राइम है तो क्रिमिनल्स हैं। और इनका जो इतिहास है रोहिंग्याओं का, वो आतंकवादियों जैसा ही है। उस पर भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन अभी हुआ क्या, उससे मैं पहले आपको ज़रा वो ड्रामा दिखा दूं कि कोर्ट में क्या चल रहा है। कोर्ट में जी ये कहानी है, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और ये अभी 6 दिन पुरानी घटना है, 17 मई की, कि ये जो तुम कहानी लेके आए हो, कॉलिन गोंजाल्विस को बोला, दिस इज अ ब्यूटिफुली क्राफ्टेड स्टोरी। तुम कहानियां घड़ते हो और लेके आ जाते हो। वैसे तो अपनी कोर्ट्स भी गजब की हैं, इनसे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब किसी को ज़्यादा डांट रही होती हैं, तो ये उसे रिलीफ दे देती हैं, और जब मीठी मीठी बातें कर रही होती हैं, तो उसे फंसा भी देती हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो थोड़ा हमें इसे भी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। लेकिन एनीवे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलिन गंजाल्विस को ये बोल के दूसरी बेंच के पास भेज दिया, निकाला नहीं है, दूसरी बेंच के पास केस डाल दिया है कि तुम एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टोरी लेके आ गए हो। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो, ये तिलमिला रहे हैं अभी
उस तिलमिलाहट में ये अंट-शंट बातें बोल रहे हैं। वो कुछ बातें जो है मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। वो जब मैं शेयर कर रहा हूँ तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सारा जो नेक्सस है आपके चारों तरफ जो एक माया जाल बिछाया हुआ है ना, वो भी आपको यहाँ से एक्सपोज़ होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कौन-कौन लोग मिले हुए हैं, वैसे तो सब उजागर हो ही गया, अब उतना कठिन नहीं होता मेरे लिए ये चीज़ें शेयर करना। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और चैनल किसका है? द वायर का, जहाँ पर हमारी अरफा शेरवानी को हर रोज़ नया ज़ख्म मिलता है, तो ये भी एक नया ज़ख्म है, जो इन्हें मिल रहा है। तो torture them, you can push them across the border, you can drop them in the sea. I mean, what have we descended to? Are we living in a civilized country anymore? This is totally. And that's why one of my uncle is not even here, who was with me. So he is afraid and he just staying out of Delhi, escaping. You keep saying that India is Vasudev Kutumbakam. You keep tom-tomming all the time that Article 21 writes India has a humane constitution. Article 21 rights applies to everybody, citizen and non-citizen. And yet you are saying that no, they have no rights. You can treat them as you want. You can torture them. You can push them across the border. You can drop them in the sea. I mean, what have we descended to? Are we living in a civilized country anymore? This is totally uncivil behavior, both on the part of the government as well as. यहाँ जो बिल्कुल राइट पे आपको दिखाई दे रहा है वो कॉलिन गोंजाल्वेस है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे दिखाई दे रहा है वो हर्ष मांदर है, और जो भौंक रहा है वो प्रशांत भूषण है। On the part of the courts, I have to say this. जी, तो ये तो इनकी कथा है कि बेचारे वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गालियां दे रहे हैं कि आप बोलते हो वसुधैव कुटुंबकम, आप बोलते हो कि हमारा तो संविधान बहुत अच्छा है, फिर आप इनको प्रताड़ित भी कर रहे हो। अब इनके गले में हड्डी कहाँ फंसी है वो समझ लीजिए आप। एक इंटरनेशनल जेनेवा रिफ्यूजी कन्वेंशन है, जिसके तहत कोई भी गुंडा बदमाश आपके देश में घुस आए तो आपके लिए रिफ्यूजी है, आपने उसको जमाई की तरह पाल पोस के रखना है। जो यूरोप में हो रहा है, कनाडा में हुआ, अमेरिका में भी होने लग गया था। तो हमने सौभाग्य से हमने आज तक उस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर नहीं किए, तो हम उसके सिग्नेटरी नहीं है। यदि हमने वो कर लिया होता तो इन जोकरों ने वहां पे फंसा लेना था, लेकिन हमने नहीं किया। तो इसलिए अब इन्हें हवाला किसका देना पड़ रहा है? इन्हें हवाला देना पड़ रहा है हमारे संविधान का। अब हमारे संविधान में एक इंडियन फॉरेनर्स एक्ट भी है, और फॉरेनर्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट करता है वो क्रिमिनल है, और उसके लिए भारत सरकार को ये राइट है कि उन्हें डिटेन कर सकती है और उन्हें डिपोर्ट कर सकती है। तो संवैधानिक रूप से तो सरकार, और ये बीजेपी सरकार तो वैसे भी संविधान से ही चलती है, एक्स्ट्रा कॉशियस होती है, संविधान से ही चलेगी। तो अब इनको ये जलन हो रही है कि बोलें तो बोलें क्या, इसलिए अब ये मानवता की दुहाई दे रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कठमुल्ले और मिशनरी, अभी कॉलिन गोंजाल्वेस नाम से आपको समझ आ रहा होगा ये क्या चीज है। ये हमें पट्टी पढ़ा रहा है वसुधैव कुटुंबकम की। मोदी जी बार बार बोलते हैं ना कि माई आइडिया ऑफ इंडिया इज वसुधैव कुटुंबकम, तो ये उसी को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अब कॉलिन गोंजाल्वेस जो एक ईसाई है, वो क्या राग पेल रहा है वो भी सुन लीजिए, फिर इस पे बात करता हूँ। मतलब क्या होता है, असर क्या पड़ेगा? वापस भेज दोगे म्यांमार, इसका मतलब है कि दोबारा उनको, उनके ग्रुप को जान से मारेगा, महिलाओं को रेप करेगा। तो रिटर्न करना मतलब डेथ सेंटेंस है ना। इंडियन गवर्नमेंट का अनऑफिशियल डेथ सेंटेंस है इफ यू सेंड देम बैक। तो इसका कहना है कि उन बेचारे भोले भाले लोगों को अगर हम भेज देंगे वापस म्यांमार, तो वहां पे उन्हें मारा जाएगा, वहां उनकी महिलाओं के साथ रेप किए जाएंगे। ये बता रहे हैं। जो असलियत है वो इसकी ठीक ऑपोजिट है। मैं आपके साथ एक फोटो शेयर कर रहा हूं, ये देखिए जरा।
ये है बीबीसी की रिपोर्ट, म्यांमार रोहिंग्या मिलिटेंट्स मैसेकर्ड हिंदूज सेज एमनेस्टी। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, और याद रखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई हिंदुओं की मित्र नहीं है। यदि उसे ये स्वीकार करना पड़ गया कि रोहिंग्याओं ने हिंदुओं की हत्याएं की थी, मैसेकर किए थे, नरसंहार किया था, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के राक्षस हैं जिन्हें हमने यहाँ पर पनाह दे रखी है, पनपने दिया है। और इसे अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे तो मैं आपके साथ एक छोटी सी रिपोर्ट और शेयर कर देता हूं। ये देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट है ये। वो क्या बता रहे हैं? न्यू एविडेंस रिवील्स रोहिंग्या आर्म्ड ग्रुप मैसेकर्ड स्कोर्स इन रखाइन स्टेट। अच्छा, अब रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, मुझे आपको क्या दिखाना है, बस दो चीजें हैं। एक तो जो काम कर रहे हैं वो कौन है? ARSA। ARSA क्या है? अराकान रोहिंग्या एस क्या था इनका? साल्वेशन आर्मी। तो ये रोहिंग्याओं की आर्मी है जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में काम कर रही है, और इन्होंने वहां पर चुन चुन के हिंदुओं को मारा। और जिस तरह से ISIS ने किया, या अभी पहलगाम में रिसेंटली होके हटा है, यहां तो मार दिया ना और महिलाओं को छोड़ दिया, लेकिन इधर क्या किया? ये देखिए जरा। A few hours later, the ARSA fighters killed 53 of the Hindus, execution style, starting with the men. तो जैसे माथे में गोलियां मार के, गले काट के उन्हें मार दिया गया, और जो 8 हिंदू वुमेन एंड 8 ऑफ देयर चिल्ड्रन थे, 8 महिलाएं और 8 बच्चे थे उनके साथ, उन्हें उठाकर ले गए। और फिर उन्हें क्या बोला कि इस्लाम कबूल कर लो तो बख्श देंगे। तो उनके साथ बलात्कार किए, रेप किए, उनके पति लोग को मार कर फेंक दिया, और मारा भी देखिए कैसे है कि उन लोहे की रॉड्स के साथ और चाकुओं से उन्हें गोद गोद के मार दिया। ये हैं जिन्हें बचाने के लिए हमारे यहाँ पर पिटिशन डाली जा रही है, और जिन्हें बताया जा रहा है कि ये तो बेचारे बड़े भोले भाले लोग हैं, तो आप इन्हें मरने के लिए भेज रहे हैं अगर आप डिपोर्ट कर रहे हैं तो। आगे सुनिए क्या बोलता है। शरणार्थी थे, उनको जबरन समुद्र में फेंका गया उनके देश वापस भेजने के लिए, क्या कहना है आपका? सर, जो मिलिट्री से भाग के आया, जो जेनोसाइड करने वाला मिलिट्री है, जिस मिलिट्री ने लोगों को जान से मारा, बलात्कार किया, घर जलाया, खेती जलाया, इन लोगों से भाग के इंडिया आया, तो वापस भेजने का मतलब क्या होता है? असर क्या पड़ेगा? वापस भेज दोगे म्यांमार, इसका मतलब है कि दोबारा उनको, उनके ग्रुप को जान से मारेगा, महिलाओं को रेप करेगा। तो रिटर्न करना मतलब डेथ सेंटेंस है ना। इंडियन गवर्नमेंट का अनऑफिशियल डेथ सेंटेंस है इफ यू सेंड देम बैक। तो यही मतलब। लेकिन सर ये कहा जा रहा है ना, अवैध पेटिए हैं वो जबरन भारत में आए हैं। ओके, तो सुना आपने। उन बेचारों को नहीं भेजना चाहिए, उन्हें तो यहीं रखना चाहिए, क्योंकि भेजा तो उन्हें मार देंगे, और अगर रखा तो क्या करेंगे उसका एग्जाम्पल भी मैं देता हूं आपको, वो देखिए जरा। हमारा सब कुछ है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। ये रिपोर्टर दिल्ली में, वो जो अमानतुल्लाह खान है ना, आम आदमी पार्टी का, उसके इलाके में गया जहां पर ये रोहिंग्या बसे हुए हैं। तो ये उसने रिपोर्ट दी है, छोटा सा क्लिप शेयर कर रहा हूँ, देखिए जरा। नाम बताने की जरूरत, हमारा सब कुछ है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। नाम क्या है? मीडिया के नाम पे दब्बा हो। कैसे? आप लोग मजलूमों को सताते हो और किसी को कुछ नहीं है। ये मजलूम है। एक सेकंड रुकिएगा, तमीज से बात करिए पहले मुझसे। राशन, एक सेकंड प्लीज। बढ़िया राशन पानी मिल रहा है दबा के? आप लोगों के पास है, हमारा हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम कभी मिल रहे हैं मजदूरी। मजदूरी कहाँ सर? यहाँ से राशन बेचा जा रहा है बकायदा, मैंने देखा अपनी आंखों से। नहीं, राशन बेचा जा रहा है यहाँ से। नहीं, राशन बेचा जा रहा है। आप इस देश के नागरिक नहीं है। सरकार यहाँ दबा के राशन भेज रही है, बिरयानी भेज रही है, और वो राशन आप लोग बेच रहे हैं। ये इंसानियत है? ये मजलूम है आप?
ये सताया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको सताया जा रहा है, राशन दबा के मिल रहा है। थाना पे जाओ, कंप्लेन करो। हम यहाँ पुलिस वाला हमें रोज आता है, हमारे वेरिफिकेशन है, हम लीगल ले रहे, चोरी चुप के नहीं रहे। आप शुक्र मनाइए सरकार का और देश के हिंदुओं का। पागल दिमाग की मरीज बन गया आप लोगों की वजह से। चले जाइए ना वापस। यहाँ क्या कर रहे हैं? आप भगाओगे? ये मोदी जी भगाए, सरकार अब भगाओ ना। आपके पास अगर ये देश हमारा भी है, मैं पत्रकार हूँ लेकिन इस देश का नागरिक भी हूँ, मैं इस देश का नागरिक भी हूँ, इस देश का नागरिक भी हूँ। अगर यहाँ की सच्चाई दिखाना दलाली है तो मैं दलाली कर रहा हूँ, अगर यहाँ की सच्चाई दिखाना दलाली है तो मैं दलाली कर रहा हूँ। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे। विदेशी नागरिक है तू, विदेशी नागरिक है, मुझ पे चढ़ मत, मुझ पे चढ़ मत, मुझ पे चढ़ मत। पुलिस कर लेगी कार्रवाई। इतनी हिम्मत कहाँ से जाती है? इतनी हिम्मत कहाँ से जाती है? इतनी हिम्मत कहाँ से जाती है कि भारतीय लोगों पर चिल्लाओ, है वो भी नेशनल कैमरा पे? उंगली दिखाओ, कुछ भी करो, हम कुछ ना बोले। करेंगे जो कार्यवाही चल रही है ना, ये मुलाकातों में यहाँ भी चलेगी एक दिन। और ये मैं नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू ये चाहते हैं और इस देश का हर एक नागरिक चाहता है कि इस देश में एक भी घुसपैठिया ना रहे, इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। ध्यान रखना, इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। यही करोगे? अपने देश में खा रहा हूँ, अपने देश में रह रहा हूँ, अपने देश में दलाली कर रहा हूँ। तेरी तरह विदेश में नहीं पढ़ा, तेरी तरह विदेश में नहीं पढ़ा। अंडरस्टैंड? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। हूँ दलाल अपने देश में हूँ, हूँ दलाल अपने देश में हूँ। अपने कोई हक नहीं है यहाँ पे, कोई हक नहीं है तेरा यहाँ पे, कोई हक नहीं है यहाँ पर। और सरकार तक ये वीडियो पहुंचे ना तो इन लोगों की हरकतें देखो। सरकार तक और प्रशासन तक अगर ये वीडियो पहुंचे, यही अरे यही करोगे भाई साहब, यही करोगे। चौड़ में रहोगे, सरकार आपको पालेगी, सरकार राशन भेजेगी, कैमरा पे सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और सारा कुछ सबने देखा। यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, इनको भर भर के राशन भेजते हैं। ये है इनका असली चेहरा। और इन कुत्तों को, इन कुत्ते तो बहुत अच्छे होते हैं, कम से कम वफादार होते हैं। ये तो कुत्तों से गिरा, पता नहीं किस तरह के लोग हैं ये, जिनका सॉफ्टवेयर ही इतना नीच होता है। इनका सॉफ्टवेयर इतना खराब हो चुका है। और इन लोगों को हमारे सर पर बैठाने के लिए ये जो सारा सिस्टम बना हुआ ना, प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्वेस, हर्ष मांदर, ये सारे के सारे ये काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। अब सुनिए आगे ये क्या बोल रहा है। आया इंडिया में इलीगल आया। अरे सर, रेफ्यूजी जब देश से भागता है, टिबेटियन या चीन से भाग के इंडिया आया, तमिल रेफ्यूजीज ने श्रीलंका से भाग के इंडियन आया, हमेशा विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट इजाज़त आता है। हमेशा बेचारे गरीब हैं, दौड़ भाग के विदाउट डॉक्यूमेंट आते हैं। लेकिन यहाँ आते ही यहाँ पर 2-2 टके में बिकने वाले दलाल उनके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं। और दूसरी चीज, आप ये सारे आर्गुमेंट इनके नोट करते जाइए। म्यांमार से निकलते हैं, राखाइन स्टेट से निकलते हैं, पूरे का पूरा बांग्लादेश पार करके भारत तक पहुंचते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचते हैं और वहां से पार कर जाते हैं। बांग्लादेश में रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कमीनों का एक नेटवर्क बना रखा है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स दे रखे हैं इन लोगों को, इन राक्षसों को, इसलिए हमारी छातियों पर बैठते हैं। और फिर वहां आकर भी बांग्लादेश पार करके यहाँ आते हैं, यहाँ से भी क्रॉस करके पूरा देश घूमते हैं। महाराष्ट्र में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, ऊपर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाते हैं। इतने भोले भाले लोग हैं ये। और इसकी शक्ल देखो किस तरह एक्टिंग कर रहा है कि बेचारा बहुत दया का काम कर रहा है कोई। जैसे कि ये रोहिंग्या रेफ्यूजी, जब आर्मी ने उसके ऊपर हमला किया, क्या वो बॉर्डर पर रुक जाएंगे कि वीज़ा का एप्लीकेशन भरने के लिए? वो भाग के आएंगे ना, जान बचाने के लिए आएगा। वो भागेगा भागेगा भागेगा, इंडिया में आएगा और छुपेगा। हमारे कितने सिख लोग, जब इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर हमला किया, जब KPS गिल ने उनके ऊपर मर्डर किया, ये सोच, कितने सिख लोगों ने भाग के गया अमेरिका इलीगली, इंग्लैंड गया, कनाडा।
सुना आपने? हमारा जो मॉडर्न युग के सबसे बड़े हीरोज में से एक होना चाहिए केपीएस गिल, जिसने पंजाब में जो पाकिस्तान की बदमाशी पनप रही थी उसे जड़ से उखाड़ दिया। उसे भी नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट कर रहा है कि उनका सिखों का जेनोसाइड किया गया और तब उन्हें भाग के जाना पड़ा। पंजाब में प्रॉब्लम क्या है कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें सिखाया गया कि तुम गोरों के देश में जाके नौकरी करो, वहाँ पे कमाओ। वो तो आज भी इलीगली जाते हैं। अभी ये जो ट्रंप ने वापस भेजा एरोप्लेन, वो इलीगल गए हुए थे ना, क्योंकि उसका केपीएस गिल से कोई लिंक नहीं है, माइंडसेट से लिंक है। लेकिन ये जिन्हें हमने गद्दारों को अपने देश में पलने दिया है, ये ऐसे नैरेटिव खड़ा करते हैं। गया ये देश ने लोगों को वापस नहीं भेजा ना। और जिन्हें असाइलम लेना होता है ना, जिसे वो पॉलिटिकल असाइलम या रेफ्यूजी स्टेटस लेना होता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले चेक किए जाते हैं। मैं क्योंकि उन दिनों पंजाब में ही रहता था तो मुझे बड़े अच्छे से पता है। पंजाब में एक कॉटेज इंडस्ट्री बनी थी। आप अभी भी अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, आपको मिलेगा एक एमपी है सिमरनजीत सिंह मान, वो पैसे लेता था 20 लाख 25 लाख ये लिख के देने के लिए कि इस यंगस्टर को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। नकली एफआईआर होती थी और वो वहां पर रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम करता था। अब तो ये सब ओपन में आ गया कि एक धंधा बना हुआ था विदेश में जाने का, जिसे वो कबूतरबाजी बोलते हैं ना, वो हो रही थी। तो डॉक्यूमेंट पूरे चेक होते थे वहां, और जो जो क्रिमिनल थे उन्हें वापस डिपोर्ट किया गया, हथकड़ियों में डाल के डिपोर्ट किया गया। समझ लिया कि इंदिरा गांधी सरकार सबका खून कर रहा है, मर्डर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। बचाने के लिए चलो हम जगह देगा अपने देश में। इंडिया नहीं कर सकते जैसा कनाडा किया, अमेरिका किया, यूके किया, ऑस्ट्रेलिया किया, न्यूजीलैंड किया। हमारे इंडियन लोगों को बचाया ना। हमारा तानाशाही सरकार का जो पॉलिसी है उनसे इन लोगों ने बचाया हमको, तो हम नहीं बचा सकते दूसरों को। इतना इंसानियत नहीं है हम में। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला नहीं है। क्यों धर्मशाला नहीं है सर? जो पीड़ित लोग हैं, जो एक डिक्टेटर से भाग के आ रहा है, हमारा इंडिया का दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। अब ये वो लोग हैं जो मोदी को डिक्टेटर भी बोलते हैं, लेकिन अब बोलते हैं कि वो पीड़ित होके आ रहे हैं इसलिए दरवाजा खोलना चाहिए। धर्मशाला जैसा खोलेगा जरूर, उनको अंदर बुलाएगा। रात को जब चुपके आएगा फिर भी हम खोलेगा दरवाज़ा, लाइट ऑन करेगा, उसको खाना देगा, और जख्मी है उसका जो वुंड का वो ट्रीटमेंट देगा। क्यों धर्मशाला नहीं है? इंडिया धर्मशाला नहीं है पीड़ित लोगों के लिए। क्यों? कनाडा था ना हमारे लिए धर्मशाला जैसा हो गया। यूएसए, यूके सब धर्मशाला जैसा है, खोल दिया। सर तुम परेशान हो, तुम तानाशाही से भाग रहे हो, अंदर आओ, अमेरिका में आओ, कनाडा में आ जाओ, हम आपका सेवा करेगा। ये लोग किया। और इंडिया जो सबसे आगे है फिलॉसफी में, हम नहीं कर सकते। ये ऐसे गेम खेला जाता है और यंगस्टर इस चाल में जरूर फंसते हैं। मुझे याद है जब मैं था तो मैं भी इन चिकनी चुपड़ी बातों में जरूर आ जाता था कि तुम तो फिलॉसफी में सबसे आगे हो। ये वही बात है वसुधैव कुटुंबकम के, हमें तो सिखाया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म और वो अतिथि देवो भव। तो सबसे पहले इन बास्टर्ड्स को ये कहना चाहिए कि अगर इतना ही तुम्हें ये हमारी फिलॉसफी अच्छी लगती है तो सबसे पहले तो तुम घर वापसी करो, हिंदू बनो, फिर हम सोचेंगे। क्योंकि ये उल्लू बनाने के लिए काम करते हैं। अदरवाइज तो जो थोड़ा सा भी खड़ा होगा उसे ये हिंदुत्व गुण है, ये संघी है, ये आरएसएस है, ये कह के बदनाम करेंगे। लेकिन जब अपना एजेंडा चलाना है, जब उल्लू बनाना है, हिंदुओं के सर पे लाके गुंडों को बिठाना है, तो तब इन्हें हिंदू फिलॉसफी याद आ जाती है। ये इस तरह से खेल चलता है सारे का सारा। सबसे आगे हम कितना बात करते हैं, हम कितनी बात करते हैं। वी आर वन वर्ल्ड, वन कंट्री, वन होम। इंडिया इज द होम फॉर ऑल सिविलाइजेशन। वी कैन नॉट कीप देम।
इसीलिए पछता रहे हैं कि हमने इन राक्षसों को अंदर आने दिया था। तो अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो मुल्ले जब घुसने शुरू किए थे, वहां मल्लापुरम में दी थी ना जगह इन्हें, आज देखो वहां पर क्या हालत कर दी, नर्क बना रखा है उसे। जो सीरियन क्रिश्चियंस थे सबसे पहले उन्हें यहां पर एंट्री दी जब उन्हें इस्लाम ने जब उन्हें परजिक्यूट किया जा रहा था, इस्लाम से भी पहले के। और जिस समय वास्को डे गामा वगैरह पहुंचते हैं तो उन्होंने उनका साथ देना शुरू कर दिया था। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हमें क्योंकि हिस्ट्री ठीक से पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए इस तरह के जो राक्षस हैं वो हमें ही उल्लू बना के हमारी फिलॉसफी हमारे मुंह पे चपत लगा के फिर बोलते हैं इन्हें अपने यहाँ पे रिफ्यूजी रखो। 20,000 Rohingyas, country of 1,400,000,000, 20,000 Rohingyas. और अमित शाह is getting his whole army ready for them. Why? अमित शाह की तो गलती है, उसे नहीं करना चाहिए। बोले ये बोल रहा है कि अगर आप 140 करोड़ हो तो 20-22 हजार रखने में क्या दिक्कत है। नॉर्मली तो आर्गुमेंट बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा ऐसे सोच के देखिए कि आपका एक शहर है जिसमें 1,40,000 लोग रहते हैं और आपसे कोई बोले कि यार इतने सारे तुम हो, तुम 220 बलात्कारियों को, पीडोफाइल्स को रख नहीं सकते। ये ठीक वैसी बात कर रहा है, क्योंकि जिन्हें लाया जा रहा है उनकी मेंटालिटी क्या है, उनका आइडियल कौन है, पीडीएफ फाइल। उन्हें लाके यहाँ पे बसा लो। उनकी आइडियोलॉजी नहीं इन्हें कभी पढ़ी, सब पढ़ा है, सब चतुराई इनकी यही होती है। Why is fighting with them? For what he is fighting? Ask Amit Shah. No, sir, we are not Dharamshala. Okay, we agree. But why you are fighting with Rohingyas? तुम्हारा क्या दुश्मनी है इन लोगों से? You must ask him, no? क्या दुश्मनी है आप बता सकते हैं? उसका धर्म में कुछ है कि वो ऑटोमेटिक दुश्मन हो गया इंडिया। ये सुनिए, ये जानबूझ के चैलेंज कर रहा है और इसने मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी पहचान ली है कि मोदी कभी भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में मोदी सरकार उनकी सच्चाई बताना नहीं चाहती। इस्लाम शांति का मजहब है, क्रिश्चियनिटी इज रिलीजन ऑफ लव, इसी लॉलीपॉप को चाटते रहेंगे। इसीलिए इस जैसे गुंडे मुंह पर आकर इस तरह के ताने भी मारेंगे, गालियां भी देंगे और जो इलीगल काम है वो करवाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि कभी भी हमारे जो लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड हमारे, जब मैं बोल रहा हूं तो हिंदू लीडर्स, उनके अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं बची है कि वो इनकी इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की असलियत बताएं। अनफॉर्चुनेट है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम होने की वजह से ये सब हो रहा है? और क्या रास्ता और क्या जवाब दे? यही है, मुस्लिम है, टिबेटियन है इधर इंडिया में, टिबेटियन करीब 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं आराम से। तो ये तिब्बतन्स को उन आतंकवादियों से कंपेयर कर रहा है जो हिंदुओं का नरसंहार करने के बाद यहाँ पे घुसे हैं, उन तिब्बतन्स के साथ जो बौद्ध मत को मानते हैं, जिन्हें वहां पर चाइनीज परसिक्यूट कर रहे हैं। देखिए कैसे खेल खेला जाता है। उनको नौकरी लेने का अधिकार है, उनको इधर उधर घूमने का अधिकार, उनको फॉरेन जाने का अधिकार है, लेकिन तुम मुस्लिम है तो बहुत खतरनाक जैसा व्यक्ति हो जाता है। तो घुसपैठिया का मतलब सिर्फ मुसलमान? हाँ, घुसपैठिया का मतलब सिर्फ मुसलमान? घुसपैठिया इलीगल इमिग्रेंट तो हो। देखिए इनको घुसपैठी का मतलब नहीं समझ में आता। कल जो मैंने उनके साथ लाइव की थी जितेश जी के साथ, उसमें वो जो दुल्लत है, एस दुल्लत, उसे नहीं पता घुसपैठिया क्या होता है, इसे भी नहीं पता घुसपैठी का अर्थ क्या होता है। ये इतने डीरेसिनेटेड लोग हैं, हमारी जड़ों से इतने कटे हुए हैं। और फिर से वही मजाक शुरू हो जाता है कि मुसलमान है तो क्या वो गलत हो जाएगा, जबकि जड़ तो वहीं पे लाई करती है। होता है सर, पूरा दुनिया में ये लीगल इमिग्रेंट है, ये बात नहीं। बात देखना उसका कारण, आने का कारण वो सच है, उसने मजबूरी से आया, उसने कोई तमाशा करने के लिए नहीं आया, उसको जान बचाने के लिए आया।
उसका बीबी की इज्जत बचाने के लिए आया। उसका बीबी की इज्जत बचाने के लिए है, लेकिन हमारे देश में जो महिलाएं बच्चियां हैं उनकी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, आ जाओ, क्यों नहीं आ जाए? इंडिया इज अ बिग कंट्री, वंडरफुल कंट्री, लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चलो लीड करो ह्यूमन राइट्स में, लीड करो ह्यूमन राइट्स में। सर, भारत सरकार से क्या मांगे आपके इस पूरे मामले पर? कुछ नहीं, वापस लाओ। रोहिंग्या अभी वॉर जोन में है और उन लोग वहाँ से बताया कि हम वॉर जोन में है और बम हो रहा है और गन फायर हो रहा है। क्यों? व्हाई? ब्रिंग देम बैक, ब्रिंग देम बैक, लेट देम स्टे इन इंडिया। क्या होता है? सर मामला वॉर होने तक, वॉर समाप्त होगा, म्यांमार में ये वॉर समाप्त होगा तो वापस लाओ, वो वापस भेज दो, फिर नो प्रॉब्लम। जी, ये वो राक्षस हैं जो हमने अपने देश में पाल रखे हैं, और वो किनकी सपोर्ट करते हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें कोई डरने की किनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक तो थोड़ी सी इनकी फंडिंग रुकी है, और अब वो जो इनका पहले पावर थी इनके पास 2014 से पहले, ये सारा कुछ एक नंबर में किया जाता था, क्योंकि सरकार का हाथ था इनके सर पे, तो सारे लीगल्स को यहाँ लाके लीगलाइज किया जा रहा था, उन्हें लीगल बनाया जा रहा था। अब अनफॉर्चुनेटली इनके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया, इसलिए बिलबिला रहे हैं। We want women walking freely at night, festivals and culture celebrated with pride, and our philosophy preserved. And thus India must not be a धर्मशाला। जी तरुण जी, ठीक कह रहे हैं। उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए कि हमें अपने तीर्थ पर जाने के लिए सिक्योरिटी की आवश्यकता ना हो। आज आपको वैष्णो देवी जाना है तो आप मशीन गन्स के साए में जाते हैं। अमरनाथ यात्रा करने जाना है तो फौज के साए में जाना पड़ता है। पूरे देश भर में अक्षरधाम मंदिर जाना है, आपने जितने अच्छे हमारे मंदिर हैं, जितने तीर्थ स्थल हैं, वहां जाना है यदि, तो आप पे किसका खतरा है? इन्हीं राक्षसों का खतरा है ना, जो चाहते ही नहीं, जो हमेशा घात लगाए बैठे हैं कि कोई बच्ची मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए रात को जाती हुई, कहीं त्योहार पे जाती हुई, तो उसे दबोच लें। यदि हमारी यात्रा निकलती है तो इन्हें हजम नहीं होता तो पत्थर फेंकते हैं उस पर। तो आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए हमें धर्मशाला नहीं बनने देनी चाहिए। और आपको मैं जस्ट खत्म करने लगा हूं तो ये भी बता दूं कि 2014 से पहले 2012-13 के आसपास ये जो हर्ष मांदर एंड पार्टी है ना, इनके बड़े बड़े लेख आने लग गए थे, और लोकसभा के पटल पे इनके डॉक्यूमेंट पहुंचने लग गए थे जिनमें टोन पता क्या थी? हर्ष मांदर का तो लिखा हुआ आर्टिकल है वो पूरे का पूरा, कि the entire human history is full of immigration, of migration. People have migrated from one place to another in search for better atmosphere, for better homes, for better security. So मतलब उसके कहने का अर्थ ये था कि जितने लोग आ रहे हैं उन्हें आने दो, जो आ चुके हैं उन्हें लीगलाइज करो, क्योंकि ये हमारे लिए, ये हमें करना बड़ा एक ह्यूमन कॉज है। दिस इज व्हाट दे वर perpetrating, this is what they were perpetuating, this is what they were advocating. तो अब हमें सीखना पड़ेगा ना बोलना कि हमें राक्षस नहीं चाहिए। जिन देशों को राक्षस चाहिए वो अपने यहाँ ले जाएं, और ये बहुत उम्मा करते हैं तो उम्मा के पास और बहुत सारे देश हैं, वहां पे जाकर शिफ्ट हो जाएं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि पता नहीं चलता कब यू टर्न हो जाएगा। लेकिन ये गुंडे आज भी अपना काम करने पे लगे हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी मुझे जो चीज स्ट्राइकिंग लगती है कि इनके पास इस तरह के लॉयर्स की एक टीम हमेशा तैयार बैठी होती है। हमारी साइड पे आपको दिखते ही नहीं। इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी, उनका कोई लीगल सेल होगा, उनके आपको दिखते हैं कभी वकील इस तरह से प्रोएक्टिवली काम करते हुए?
मुझे तो नहीं दिखते। अगर दिखते हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं जी समापन की ओर। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।